आइए बेटा, क्वेश्चन हम लोग 226 तक कर ले गए थे। हम लोग 225 से पीछे की तरफ अब चल रहे हैं। क्लियर बात? आइए जरा बेटा 225 नंबर सवाल जरा देखें। सवाल में ये कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इसमें से चारों में से कौन कंपाउंड नहीं हो सकता डिहाइड्रेशन का। अब जरा देखें इधर, भाई हमारा कंपाउंड यही तो है ना बेटा, ठीक है। तो जब आप इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे तो एसिड लेकर चलेंगे, एसिड कैटलिस्ट, वो एच आयन आएगा, इसी OH पर अटैक करेगा और यहाँ से OH निकल कर बाहर आएगा, यानी आपका जो इंटरमीडिएट बन करके आएगा वो ये बनेगा, ये इंटरमीडिएट बना। ओके, अगर आप देखें तो यह भी टर्शरी कार्बोनियम आयन है, हो सकता है कि ये कन्वर्ट हो जाए इसमें, इस टर्शरी कार्बोनियम आयन में। तो अब जरा देख लें कि ये टर्शरी कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल है या ये टर्शरी कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल है। ये पहला है और ये दूसरा है। ध्यान दें, अगर आप इसको देखेंगे, इस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को चेक करना चाहेंगे तो आप इसमें पहले अल्फ़ा हाइड्रोजन को देखेंगे। चेक करिए जरा अल्फ़ा हाइड्रोजन, 2, 2 4 और एक यहाँ 5, सिर्फ यहाँ पर 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं। ओके, अब इस कार्बोनियम आयन को जरा चेक करिए, देखिए यहाँ पर 3, 2 5 और एक ये 6, तो इसमें 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं। ठीक है, यानी कि ये कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल है। ठीक, तो जब ये कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल है तो यही कार्बोनियम आयन ही आगे प्रोडक्ट बना रहा होगा। अब इसके बीटा पोजीशन से H रिलीज होगा, बात स्पष्ट हुआ। तो अब अगर H यहाँ से रिलीज होगा, इस वाले से H अगर रिलीज हुआ, ठीक है, तो देखिए कंपाउंड ये बनेगा। अगर ऊपर से रिलीज हुआ तो कंपाउंड ये बनेगा, अगर लेफ्ट से रिलीज हुआ तो कंपाउंड ये बनेगा। लेकिन क्या डी कंपाउंड बनने की संभावना पनप रही है इसमें? नहीं साहब। क्यों? क्योंकि बीटा से निकल सकता है H, गामा से थोड़े जाके निकलेगा वहाँ से। बात स्पष्ट हुआ। तो सवाल में कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसमें A, B और C ये तीनों प्रोडक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो कंपाउंड D है ये नहीं होगा। तो इसमें पूछ रहा कौन नहीं होगा। ओके, तो हम लोग इस पर भैया आंसर लगा दें कि ये कंपाउंड जो D बन रहा है एल्कीन, यह एल्कीन इस कंपाउंड के डिहाइड्रेशन में नहीं बन रहा होगा। बात स्पष्ट हुआ, चीज़ें क्लियर हुई भाई। आइए जरा अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं बेटा हम लोग। आइए बेटा अगला क्वेश्चन जरा हम लोग देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 224। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा? कह रहे हैं द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये रिएक्टिव H कंटेनिंग कंपाउंड है, ये अल्कोहल भी हो सकता है, फिलहाल यहाँ एनिलीन लिया गया है, और ये बेंजॉइल क्लोराइड है। क्लियर? यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ से रिएक्टिव H निकला, ये देखना भैया, यहाँ से रिएक्टिव H निकला और यहाँ से H निकल करके बाहर आया। अब ये बेंजॉइलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? बेंजॉइलेशन। जब किसी भी रिएक्टिव H कंटेनिंग कंपाउंड का रिएक्शन, चाहे वो एनिलीन हो, चाहे वो फिनाल हो, फिलहाल एरोमेटिक हो, उसका रिएक्शन अगर हम बेंजॉइल क्लोराइड से कराते हैं तो इस प्रोसेस को हम स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी में रखते हैं। उस रिएक्शन का नाम जो हम देते हैं दैट इज कॉल्ड शॉर्टेन-बोहमैन रिएक्शन। दिस इज बेंजॉइलेशन ऑफ एनिलीन। ऐसे ही बेंजॉइलेशन ऑफ फिनॉल का भी आप कर सकते थे। ओके, तो 224 नंबर सवाल का आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो समझते चलें, देखते चलें भाई।
आई बेटा, हम लोग 223 नंबर सवाल जरा देखें भाई। कह रहे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफार्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूसेस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। फिनॉल का रिएक्शन हम क्लोरोफार्म के साथ करा रहे हैं, बात स्पष्ट हुआ। अगर आप फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफार्म के साथ कराएं, जरा देखें भैया इधर, फिनॉल का रिएक्शन अगर हम क्लोरोफार्म के साथ कराएं तो देखिए जरा भैया, ये है फिनॉल और इसका रिएक्शन हम क्लोरोफार्म के साथ NaOH की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो कंपाउंड यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखना, ये CHO ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा और पैरा पोजीशन पर CHO लिखे लगेगा। ये रिवर्टीमेन रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफार्म से कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो यह रिएक्शन बेंजीन रिंग में एल्डिहाइडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देगा। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखना, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल जरा देखें भाई, 222 नंबर सवाल। 222 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं बेटा, देखें, कह रहे हैं इन द रिएक्शन विद HCl एन एल्कीन रिएक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनी-कॉप्स रूल टू गिव अ प्रोडक्ट 1 क्लोरो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। द पॉसिबल एल्कीन इज 1 क्लोरो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब जरा ध्यान दें, अगर हम इस कंपाउंड का एडिशन कराएं HCl के साथ, H प्लस है और Cl माइनस है, आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। इस जगह पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। मार्कोनी-कॉप साहब ये कहते हैं कि अगर आप एल्कीन का एडिशन कराते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, तो इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस एल्कीनिक कार्बन पर अटैच होता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो आप बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट Cl कहाँ अटैच होगा, यहीं पर अटैच होगा और H जा कर के यहाँ लगेगा। तो कंपाउंड देखिए क्या बन कर के आए बेटा, ये देखना, ये CH3 हुआ, यहाँ Cl लग गया। बात स्पष्ट हुआ। अगर आप इनका एडिशन कराते ऐसे ही HCl के साथ, देखना बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट Cl आकर अटैच हो जाएगा। तो कंपाउंड देखिए बन कर के आया। ये देखना, 1 क्लोरो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इसमें से कंपाउंड बताइए जिसमें 1 क्लोरो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन बन रहा होगा। अगर हम इस पर एडिशन HCl का कराएं तो इसमें A और B दोनों ही सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, जबकि D वाले का अगर आप देखें तो अगर हम D वाले का प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे बेटा, ये देखना HCl के साथ, देखना बॉन्ड ऐसे टूटेगा, नेगेटिव यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। अच्छा वैसे क्या हुआ, यह मार्कोनी-कॉप रूल नहीं लगेगा। मार्कोनी-कॉप रूल क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों ही एल्कीनिक पर हाइड्रोजन की संख्या, दोनों ही कार्बन एल्कीनिक कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या बिल्कुल बराबर है।
तो जाहिर सी बात है अगर बराबर है तो उस पर मार्कोनी ऑफ रूल लगना ही नहीं है बेटा। दैट्स क्लियर। इन केस अगर प्रोडक्ट आप बनाते भी हैं तो देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड तो बनेगा वही। इधर देखना, यहाँ देखिए नेगेटिव है तो यहाँ पर H आकर के लग जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बोनियम आयन। ये कार्बोनियम आयन क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा। तो रीअरेंज करके ये कार्बोनियम आयन बनाया। अब इस कार्बोनियम आयन पर हम अटैक कराएंगे, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। ये देखना Cl आकर के लग गया। तो नो डाउट कि ये कंपाउंड क्या सेम प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, दे रहा है बिल्कुल, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्कोनी ऑफ के अनुसार नहीं बन रहा है, वो रीअरेंजमेंट होने के बाद बन रहा है। तो इसमें रीअरेंज प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है और इन दोनों में मार्कोनी ऑफ के अनुसार 1 क्लोरो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो रहा है। 1 क्लोरो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन इससे भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो रीअरेंज प्रोडक्ट दे रहा है। इसलिए आंसर अगर इसमें लगाना होगा, क्योंकि मार्कोनी ऑफ शब्द इसमें जोड़ दिए हैं, ठीक है, तो ए और बी ही सिर्फ मार्कोनी ऑफ के अनुसार 1 क्लोरो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन दे रहे हैं। ये जो कंपाउंड दे रहा है वो रीअरेंजमेंट के हिसाब से दे रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात स्पष्ट हुआ। आइए अगले कंपाउंड पे आते हैं। अगले कंपाउंड का ये नीचे सवाल दिया गया है, यहाँ पर 221 नंबर। कह रहे हैं ए सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर। कोई ये कंपाउंड यहाँ पर है, सिंगल कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये दे दिए हैं भैया, ये यहाँ पर, ठीक है। कह रहे हैं इज ऑब्टेनेबल फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड। वो कह रहे हैं साहब ये जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है, किस कंपाउंड के ओजोनोलिसिस से ये कंपाउंड प्राप्त हो रहा होगा, ठीक है। तो जब आप इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस का, बल्कि हमें देखिए हमें पता करना है कि इसका ओरिजिनल कंपाउंड क्या रहा होगा। तो कभी भी अगर किसी कंपाउंड का ओरिजिनल कंपाउंड प्राप्त करना है और ओजोनोलिसिस होने पर खाली एक प्रोडक्ट बन रहा हो, तो पक्का जान लीजिए साइक्लिक एल्कीन रहा होगा। अगर ओपन एल्कीन रहेगा, ओपन चैन एल्कीन रहेगा, तो उसमें 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ एल्कीनिक बॉन्ड मौजूद हैं उसमें। अगर एक एल्कीनिक बॉन्ड मौजूद होगा तो 2 प्रोडक्ट बन रहे होंगे ओजोनोलिसिस के बाद। अगर 2 मौजूद होंगे तो 3 प्रोडक्ट बन रहा होगा। साइक्लिक एल्कीन अगर है तो अगर साइक्लिक एल्कीन में एक एल्कीनिक ग्रुप है तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा होगा। अगर 2 एल्कीनिक पोजीशन होंगे तो 2 प्रोडक्ट बन रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, इसका मतलब जो साइक्लिक रिंग रहा होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 इन पोजीशन रहा होगा। ओके, अब आपको इसमें करना क्या है, चुपचाप यहाँ से आपको ये O हटाना है और यहाँ से ये O हटाना है और दोनों को ले आके क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब दोनों को ले आके आप जोड़ोगे, देखिए हम जोड़ने चल रहे हैं, कहीं जगह हमको मिल जाए। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं जगह, इस जगह पर ले लेते हैं। चलिए दिख रहा तो होगा ही आपको, ठीक है। अब देखना बेटा, ये है CH, हम इसको पकड़े, ठीक है। ये है CH2, हम इसको पकड़े। फिर ये है CH, हम यहाँ से CH3 पकड़े, ठीक है। हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, ये देखना 1 2 3 4 और ये है 5 कार्बन। देखना 1 2 3, ठीक है। अब देखिए 4 पे आ रहे हैं, 4 5, यहाँ CH3 लगा है, क्योंकि अब यहाँ से हम O हटा दिए ना, ये भी O हट गया, ये भी O हट गया, तो अब खाली C रह गया, ठीक है। यहाँ पे C रह जाएगा खाली, C रह गया, ठीक है। अभी यहाँ 2 बांड खाली है, यहाँ CH रह करके 2 बांड खाली है, हम दोनों क्या कर दे रहे हैं, इसे जोड़ दे रहे हैं। बात स्पष्ट हुआ। अब देखिए इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब जिस कार्बन से मेथिल लगा उस पर डबल बांड लगा है, देखिए
जिस कार्बन से मेथिल लगा है उस पर डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, अब अगर इधर से आप चल रहे हैं तो देखिए एक, चलिए इसी नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 1 2 3 चौथे पर मेथिल लगा है। जहाँ पर मेथिल लगा है जिस ईन पर, उसके चौथे पर मेथिल लगा है। तो इधर देखना 1 2 3 4 और ये 5, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या इसमें से और कोई कंपाउंड मैच कर रहा है? नहीं साहब, कोई इसमें से मैच नहीं कर रहा है बेटा। बात स्पष्ट हुआ? तो इसको जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लें भाई। आई बेटा, आगे के सवाल पे हम लोग चलें। लिखते हुए लिए ही होंगे आप लोग। ये कौन सा सवाल था भैया? 222 था। एक मिनट, ये 221 हो गया ना, 220 पे आइए, थोड़ा भी इधर घूम जाए। कह रहे हैं द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्लियर बात? 1 2 3 4, तो 1 2 3 3 पर फेन लगा है, 3 फेनिल 2 प्रोपीन या 3 फेनिल प्रोप 2 इन। इस कंपाउंड पे हम HBr का एडिशन करा रहे हैं। ध्यान से आप देखें, अगर इसका बॉन्ड हम देखें बेटा, अगर हम इसका बॉन्ड इधर ऐसे ब्रेक कराएं तो इधर नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव आएगा तो देखें इस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ नेगेटिव था, जब हम HBr से एडिशन कराएंगे तो H आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH2 हो गया, ये CH3 हो गया। ये देखना कार्बोनियम आयन आया। भाई सेकेंडरी ये भी है, अगर यहाँ आएगा तो ये भी सेकेंडरी बनेंगे। मान लीजिए अगर आप बॉन्ड ऐसे उल्टा तोड़ते तो यहाँ पे कार्बोनियम आयन तब जनरेट होता, लेकिन यहाँ पर जो कार्बोनियम आयन जनरेट हो रहा है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बात स्पष्ट हुआ? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोनियम आयन है। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हम ब्रोमीन लगा देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा भैया। ठीक है, ब्रोमीन यहाँ करके लग जाएगा। अब आप इसमें ढूंढिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा होगा। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो रहे हैं। क्यों डी करेक्ट हो रहा होगा? क्योंकि ब्रोमीन देखिए यहीं पर लगा हुआ है। ठीक है, आइए अगले सवाल पर जा रहा हम लोग निगाह गड़ाते हैं। कह रहे द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट। एकदम दिमाग में बैठा लें कि कभी भी अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करके किसी साल्ट से मेटल को प्राप्त कर रहे होंगे तो एकदम जान लें कि एस ब्लॉक के मेटल को आप एक्वस मीडियम में उसके साल्ट के द्वारा इलेक्ट्रोलिसिस करके नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर हमको NaCl से Na प्राप्त करना है तो NaCl का एक्वस सोल्यूशन बना के हम Na को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमको CaCl2 से Ca प्राप्त करना है, कैल्शियम प्राप्त करना है, तो आप कैल्शियम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे एक्वस मीडियम में। हाँ, अगर इनके मोल्टेन स्टेट में अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तब आप प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि एक्वस स्टेट में एस ब्लॉक के मेटल को कैथोड पर जाकर रिड्यूस होना होता है, लेकिन उससे पहले H+ यानी हाइड्रोजन आयन ही जाकर के रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि H की रिडक्शन पोटेंशियल एस ब्लॉक के मेटल से सदैव ज़्यादा होती है। इसी कारण से यही कारण है कि कभी भी इनका प्राप्ति अगर करना है तो एक्वस मीडियम में आप इनको इलेक्ट्रोलाइज ना करें। अगर हमको NaCl से Na प्राप्त करना है तो आप Na प्राप्त करने के लिए आप NaCl को मोल्टेन स्टेट में, गलित अवस्था में, फ्यूज्ड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइज करें। CaCl2 को अगर आपको इलेक्ट्रोलाइज करना है तो मोल्टेन स्टेट में करें, तभी आपको Ca प्राप्त हो पाएगा। बेरियम क्लोराइड से बेरियम प्राप्त करने के लिए उसको मोल्टेन स्टेट में आप उसको इलेक्ट्रोलाइज करें,
तो इसमें सवाल देखिए क्या करे, द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट इज। तो आप इसमें ढूंढिए कौन एस ब्लॉक का मेटल है। क्या क्रोमियम है, डी ब्लॉक का है, सिल्वर है, डी ब्लॉक का है, कॉपर है, डी ब्लॉक के हैं। बात स्पष्ट हुआ। और इसमें देखिए ये कैल्शियम है, यही है। और वैसे भी दिमाग में आप बैठा लीजिए यहाँ पर कि जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं, जितने टॉपर्स मेटल हैं, उनके साल्ट का एक्वस मीडियम में अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो उनसे आप मेटल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बात स्पष्ट हुआ। आइए जरा अगले क्वेश्चंस पर हम लोग आक्रमण करते हैं भैया। ये देखना जरा अगला सवाल भैया, ये देखना। कह रहे हैं साहब आइडेंटिफाई जेड इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में आपको जेड बताना है कि ये जो जेड प्राप्त हो रहा है, ये जेड कौन सा कंपाउंड होगा। ये जो जेड प्राप्त हो रहा है ये कौन सा कंपाउंड होगा, जेड। बात स्पष्ट हुआ। ध्यान से अगर आप यहाँ देखें, ये HBr का एडिशन है एल्कीन पर, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये H2O2 लगा है, ऑर्गेनिक पराऑक्साइड। आपको शायद पता होगा कि पराऑक्साइड की उपस्थिति में जब भी हम HBr का एडिशन कराते हैं तो वह मार्कोनिकॉफ के अनुसार ना हो करके एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार एडिशन देता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस एल्कीनिक कार्बन पर अटैच होता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। अब आप बताइए CH2 पर Br आकर अटैच करेगा कि CH पर? CH2 पर अटैक करेगा। हालांकि हम भले ऐसे बोल दें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट यहाँ कर लगेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट यहाँ कर लगेगा, ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। जबकि खरांस इफेक्ट, पराऑक्साइड इफेक्ट, HBr का एडिशन एल्कीन पर ऑर्गेनिक पराऑक्साइड की उपस्थिति में, यह एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। ये एडिशन आयनिक मैकेनिज्म नहीं फॉलो करता, ये रिएक्शन कार्बोनियम आयन के थ्रू नहीं प्रोसीड करता, ये एक मुक्त मूलक जोड़ या योग अभिक्रिया है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जनरली उस एल्कीनिक कार्बन पर लगता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि साहब इसमें जो प्रोडक्ट बनकर के आते हैं वो मार्कोनिकॉफ के अनुसार नहीं बल्कि एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार बनते हैं। तो अगर इसमें वाई कंपाउंड देखा जाए तो कंपाउंड वाई देखिए क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा CH3 CH2 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 Br, ये हमारा वाई कंपाउंड बना। अब इस वाई कंपाउंड का रिएक्शन किससे करा रहे हैं? C2H5ONa से। यहाँ देखिए विलियमसन सेंसिस हो रहा है, ये देखना ईथर बन रहा होगा C2H5ONa, ये प्लस ये माइनस, यहीं इस बांड टूटेगा और ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहीं जुड़ जाएगा भैया। कंपाउंड देखिए क्या बन कर के आया, ये देखना CH3, कितनी बार CH2 लिखा गया? 1 2 3 बार CH2 लिखा गया। तो हम सीधे CH2 लिख करके यहाँ थ्राइस ना लगा दें, ठीक। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ O आ जाएगा, O, और यहाँ देखना ये CH2 CH3। स्वयं आप ऑप्शन ढूंढ करके बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात स्पष्ट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, बोलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए पेश है अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिख रहा है भाई साफ साफ। थोड़ा बड़ा सवाल है, इसमें मैचिंग करना है। JEE 2013 का पूछा हुआ सवाल है, मैचिंग का सवाल है। करें मैच द केमिकल कन्वर्जेंस इन लिस्ट फर्स्ट विद द अप्रोप्रिएट रिएजेंट्स इन लिस्ट 2। ये लिस्ट 1 है इस तरफ का और ये लिस्ट 2। क्लियर? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो रिएक्शन हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो रिएक्शन हो रहा है लिस्ट 1 में, पहले लिस्ट में, इस रिएक्शन के होने में इनमें से रिएजेंट हमें चूज करना है, रिएजेंट चुनना है। अब जरा ध्यान दें, अगर आप PQRS देखें तो P
में जो कंपाउंड बन रहा है, यहाँ से देखना Cl निकला, ठीक है, और यहीं से कहीं से H निकला होगा, तो ये कंपाउंड इन बना। दिस इज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन कब होगा? जब कोई बेस आप यूज कर रहे होंगे। आप ढूंढिए इसमें बेस कौन है, बेस ये है। तो जो 2 नंबर होगा, जो पी क्वेश्चन होगा, अब इसके सामने देखिए इसका जो रिएक्शन कौन सा है वो पी है, दूसरे का पी है, यानी पी का सेकंड हुआ। बात क्लियर हुआ बात? अब जरा ध्यान दीजिए भैया, ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहे हैं, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से Na हटा और इसके स्थान पर क्या लग गया, एथिल ग्रुप आकर के लग गया। तो ये तभी लग सकता है जब इसका रिएक्शन हम एथिल ब्रोमाइड से कराएं। एथिल ब्रोमाइड देखिए यहाँ पर मौजूद है, निगेटिव ये क्या आया, पॉजिटिव, यही पॉजिटिव आकर के O से अटैच हो जाएगा, या कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल जाकर के यहीं पर लग जाएगा। ये तो विलियमसन सिंथेसिस हुआ, ईथर का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि तीसरे वाला किससे मैच कर रहा भैया, Q से मैच कर रहा है। बात स्पष्ट हुआ? जरा R वाले में आ जाए भैया। R में जरा देखें, यहाँ पर आप एल्कीन लेकर चल रहे हैं और H और OH का एडिशन हो रहा है। यहाँ पर H लगा होगा और यहाँ क्या लग गया, OH। हमारे पास 2 ख़त्म हो चुके हैं और ये पहला और ये चौथा बचा हुआ है। ये देखिए फर्स्ट है और ये फोर्थ है। अब फर्स्ट और फोर्थ में से कौन इसमें इंटर करेगा, ये देखना, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो एडिशन होता है वो मार्कोनी काफ के अनुसार होता है। हाइड्रेशन ही होता है, एल्कीन पर पानी का एडिशन होता है, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनी काफ के अनुसार होता है। लेकिन एडिशन जो होता है वो एंटी एडिशन होता है, सिन एडिशन नहीं होता, एंटी एडिशन होता है। हम पूरी मैकेनिज्म इसकी एल्कीन वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं, आप वीडियो जाकर वहाँ एक बार देख लीजिएगा बेटा। क्लियर बात? तो अब जरा यहाँ देखना भैया, तो जो R का करेक्ट रिएजेंट होगा वो पहला होगा, यानी कि इसका जो रिएक्शन होगा ये R है। जाहिर सी बात है, अब एक बच रहा है इस S का। अब यहाँ देखना, OH यहाँ लगने बजाय OH नीचे लग जा रहा है, देखिए यहाँ लग जा रहा है, और दोनों देखिए एक ही तरफ लग रहे हैं। बात स्पष्ट हुआ? दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। क्लियर बात? यहाँ पर ये H लगा होगा और यहाँ पर ये बॉन्ड लगा हुआ बेटा, ये बॉन्ड यहाँ लगा होगा। बात स्पष्ट हुआ? तो अब जरा यहाँ देखें ध्यान से, दोनों H और OH एक तरफ लग रहे हैं, तो इनडायरेक्टली सिन एडिशन हुआ। लेकिन प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, एंटी मार्कोनी काफ के अनुसार बन रहा है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहले रिएक्शन BH3 का होता है, दैट इज हाइड्रोबोरेशन, बाद में ऑक्सीडेशन हो जाता है H2O2 यानी की उपस्थिति में एल्कलाइन मीडियम में। बात स्पष्ट हुआ? तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है ये एंटी मार्कोनी काफ के अनुसार प्रोडक्ट देता है, लेकिन जो एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो रिएक्शन होता है इसमें प्रोडक्ट मार्कोनी काफ के अनुसार बनता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन करके आता है वो एंटी एडिशन होता है। अच्छा, चौथे का देखिए किसका रिएक्शन है, ये जो रिएजेंट यूज होगा किस रिएक्शन के लिए, S के लिए। तो देखना P का सेकंड ऑप्शन जरा ढूंढ लीजिए भैया। देखिए P का सेकंड, Q का थर्ड, R का फर्स्ट और S का फोर्थ। तो हमारा जो आंसर करेक्ट होगा भैया ये A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से आप देख लीजिए, इसमें A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। बात स्पष्ट हुआ? चलिए आगे चलते हैं भैया हम लोग। लिख ले बेटा इसको। तो आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सवाल कहाँ तक कर ले गए हैं, 2013 तक के क्वेश्चन किए। 2013 से लेकर के 2020 तक के हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा। ये 217 नंबर सवाल है जो 2020 में पूछा गया सवाल। मेरे ख्याल से 250 252 ऐसे नंबर का क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग 2013 तक सवाल कर ले गए हैं। 2012, 11, 10, 9 अगर आपके पास समय बचता है तो आप करें, अदरवाइज 7-8 साल के सवाल आप खाली एक बार रिवाइज़ कर लें। ओके, तो हम कुछ वीडियो इसके पिछले वाले में दिए और थोड़े बहुत सवाल हमने इसमें कराए। तो हम चाह रहे हैं कि सारे चैप्टर के थोड़े सवाल कम से कम 2012 तक, 11 तक, 10 तक, जहाँ तक खींच सकता है वहाँ तक हम लोग खींच सकें। तो अगले वाले में हम लोग थोड़ा बहुत सवाल कर लेते हैं एल्काइल हैलाइड या हैलो
एल्केन वाले चैप्टर में। क्लियर बात? तो उसमें हम लोग आते हैं बेटा। क्लियर? उस वाले चैप्टर को ओपन करते हैं।